डे 15 में हमने देखा कि क्या होगा अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने कहा भाई ऑडिट ही एक्सेप्ट मत करो अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या होगा अगर सब्सिक्वेंटली प्री कंडीशंस रिवोक कर ली जाए, तो ऑडिटर को विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट से, और अगर आप एंगेजमेंट से विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो मॉडिफाइड ओपिनियन दो। तीसरी बात, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कैसे एस्टेब्लिश करें भाई, या तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट में चले जाओ या फिर एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे दो। और ना आपको फॉर्मल एग्रीमेंट में जाने की जरूरत है ना आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है। अगर आपका अपॉइंटमेंट किसी स्टेच्यूट में होगा और उस स्टेच्यूट ने बहुत तरीके से सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करके रखी हुई है। फिर हमने कहा था ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, तो हमने कहा था एक लेटर जो ऑडिटर देता है ऑडिटिंग को कि उसने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें इंक्लूड करता है पहली इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, दूसरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, तीसरी स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, चौथी डिस्क्रिप्शन होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस का, पांचवा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, छठा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सातवां ये भी पूछा जाता है कि टेंटेटिव, ये भी बताया जाता है कि टेंटेटिव ऑडिट प्लान क्या है, कब ऑडिट शुरू करेंगे, कब ऑडिट खत्म करेंगे, क्लाइंट को कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए जब हम ऑडिट शुरू कर रहे हैं, हमारी फीस कितनी है, और सबसे आखिरी में दैट आवर ऑब्जेक्ट ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। Purpose of this letter is to establish common understanding between auditor and auditee। तो ये था हमारा डे 15 के अंदर पढ़ी हुई बात। उसके बाद हमने कहा था कि क्या होगा अगर क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर जो टर्म्स दिए ना रीजनेबल अश्योरेंस वाली, उनको थोड़ी सी कम कर दीजिए और लोअर अश्योरेंस का हमको असाइनमेंट दीजिए। तो हमने कहा था कि जब भी ऑडिटर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करो, और तो ऐसे में ऑडिटर पहले इवेल्युएट करेगा कि चेंज क्यों मांगा जा रहा है, व्हाट इज द रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर सच चेंज। पहले वो देखेगा कि क्या स्टेच्यूट की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, या क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, वो ऑडिट और रिव्यू को में अंतर नहीं कर पाया, या वो सिर्फ इसलिए ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट करना चाहता है क्योंकि वो आपके स्कोप पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है। पहले दो केस में जहां वो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेच्यूट हो कि भाई पहले स्टेच्यूट चाहता था कि ऑडिट हो, अब स्टेच्यूट चाहता था कि रिव्यू हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि भाई मैं समझ ही नहीं पाया कि ऑडिट है कि रिव्यू है इसलिए गड़बड़ हुई, तो इन दो केस में तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगता है। लेकिन तीसरे केस में बिल्कुल भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होता जब वो आपके स्कोप पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है। फिर भी जब भी आपसे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस पूछा जाएगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या है ऐसे चेंज का। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि क्या लॉज और रेगुलेशन ऐसे चेंज को अलाउ करते हैं। और तीसरा, अगर अलाउ भी करते हैं तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इस बात को कम्युनिकेट करने की मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस को और अथॉरिटीज को कि हमने ऑडिट को किस में कन्वर्ट कर लिया है, एश्योरेंस, हाँ सॉरी, ऑडिट को किस में कन्वर्ट कर लिया है, रिव्यू में। तो ये बात हमने की थी डे 15 में।